दोस्तों नमस्कार। यूपी की सियासी हवा को अगर आपने नहीं समझा तो आने वाले वक्त में बहुत सारे झटके आपको और दिखाई देंगे और हर वक्त आप बेचैन होते रहेंगे। यह 2017 का वक्त नहीं है, यह 2022 का वक्त है। दिल्ली में 2022 की बिसात के लिए बैठक चल रही है और उसी बिसात पर शह और मात का खेल लखनऊ में खेला जा रहा है। तो क्या लखनऊ के चक्रव्यूह को दिल्ली की समझ नहीं पाई, या फिर दिल्ली के चक्रव्यूह को लखनऊ का मिजाज अपने से आगे जाने देना नहीं चाहता है? स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, 2 विधायकों का उसी कतार में इस्तीफा, 4 विधायकों का उसी कतार में खड़े रहना, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बीजेपी के भीतर के संकट को खुले तौर पर उभार रही है। यह संकट नाराजगी का नहीं है, यह संकट बीजेपी की खिसकती हुई जमीन का है। उस सियासी जमीन का जिसको लेकर 2017 में ओबीसी के जरिए सींचा गया था और ओबीसी के नेता के तौर पर उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से यूपी भेजा गया। और उससे 1 बरस पहले खुले तौर पर बीजेपी के तब के अध्यक्ष अमित शाह ये कहने से नहीं कतराए थे कि दरअसल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस ओबीसी के खेल में और उसके चक्रव्यूह में बीजेपी उलझ कर रह गई है। उससे ना सियासत साधी जा रही है, ना योगी को साथ लेकर चला जा रहा है। और योगी की मुश्किल यह है कि जिस कैबिनेट को वह बीते 5 बरस तक चलाते रहे वो कैबिनेट उनकी थी ही नहीं, वह तो दिल्ली की कैबिनेट थी। और उत्तर प्रदेश के भीतर जो भी निर्णय अमल में लाने के लिए तैयारी की जाती थी वह दिशा निर्देश दिल्ली से जाते थे। और संयोग ऐसा है कि दिल्ली में जब टिकटों पर अंतिम मोहर लगाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बैठी हुई है तो उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और स्वतंत्र देव हैं, दूसरी तरफ वो तमाम लोग हैं जो योगी को एक वक्त नहीं चाहते थे और जो चाहते थे कि उनकी बिसात के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत को साधा जाए, उसमें भी वह सफल हो नहीं पाए। तो दिल्ली की बैठक के भीतर का मंत्र और उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में लखनऊ का तंत्र, आज दोनों को मिला डालिए। इसलिए मिला डालिए क्योंकि यह संकट आने वाले वक्त में या 10 मार्च को एक नए परिणामों के साथ आपके सामने आ सकता है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा बहुत पुरानी नहीं है। एक वक्त यह अशोक सिंघल जी के साथ हुआ करते थे, लेकिन सियासी यात्रा इन्होंने 2016 में ही शुरू की थी। उस लिहाज से अगर बरस गिनना शुरू कीजिएगा तो यह बरस 6 बरस में ही ठहर जाते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, मुलायम सिंह यादव की सत्ता रही हो या फिर मायावती की सत्ता रही हो, अखिलेश यादव की सत्ता रही हो या फिर मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ की सत्ता रही हो, यह कभी चुनाव हारे नहीं है। और इनका प्रभाव ओबीसी के भीतर या सिर्फ कहें मौर्य के भीतर, कुशवाहा के भीतर, या एक लंबा दायरा है, इनका बड़ा दायरा है, जिस दायरे के भीतर में अब एक एक करके विधायकों की फहरिस्त आती चली जाएगी। हो सकता है बीजेपी की तरफ से यह आवाज आए, हम टिकट नहीं दे रहे थे इसीलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी, इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर दलित और ओबीसी में जो कमजोर तबका है उसकी जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं वह एक लिहाज से भयभीत और डराने वाली है। वो खुद को उनको डराने वाली है, यानी राजनीतिक सत्ता में रहकर भी वह सत्ता के शीर्ष पर पहुंच नहीं सकते हैं। और इस दौर में माना यही जा रहा था कि बीजेपी ने अपने तौर पर ब्राह्मणों को भी समझा दिया है कि देखिए, निचली और पिछड़ी जाति का कोई शख्स शीर्ष पर नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ ब्राह्मण खिसकना नहीं चाहिए इस नाम पे कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों की राजनीति करते हैं। तो जातीय समीकरण के उलझे हुए पेंच को खोलने से पहले बीजेपी के पेंच को समझ लीजिए। बीजेपी के भीतर एक दूसरे को गिराने और उठाने की सोच 2022 में इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि यह 2016-17 नहीं है। उस वक्त टिकट कौन तय कर रहा था? उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे। बहुत हद तक राजनाथ सिंह के हाथों में भी लगाम थी, जहां वो अपने बेटे को भी दिला पाए। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि किसी भी बेटे को टिकट नहीं मिले, लेकिन वह पूरी धारा टूट गई और हर बेटे को मिलती चली गई टिकट। उसमें एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ सिर्फ 1 सीट या 1
जिले भर के प्रभारी के तौर पर देखे जाते थे। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ पूरे राज्य की कमान भी संभाले हुए हैं और चेहरा भी वही बन गया है। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो कांधे पर हाथ रखकर चलते हुए थी, उसने मैसेज दे दिया कि दरअसल अब कोई टकराव नहीं है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। लेकिन मैसेज से काम नहीं चलता है। आज जब दिल्ली में बैठक हो रही है और जो इस्तीफा दिया गया, हमको लगता है इस्तीफे के मजमून को पहले समझ लीजिए। उस मजमून में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 तारीख को 11 बजे राजभवन के नाम जो मेल भेजा और उसके बाद एक दूसरे विधायक के हाथ में इस दस्तावेज को यह कहकर भेजा कि आप जाकर सौंप आइए। वो विधायक भी जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य को ही नेता मानता है, तभी तो इस्तीफा लेकर गया। लेकिन उसके मजमून में है दलित, पिछड़ा, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और लगे छोटे और लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण यूपी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। दलित को माइनस कर दीजिए, पिछड़ों को माइनस कर दीजिए, किसानों को माइनस कर दीजिए, बेरोजगारों को माइनस कर दीजिए, जो एमएसएमई से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो बीजेपी के हाथ में क्या बचेगा? जाहिर है हाथ खाली रहेगा। कमल जो है, खिलता हुआ कमल कुम्हलाने लगेगा। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? क्योंकि जो फिरिस्त निकल कर आ रही है वो सिर्फ शाहजहांपुर के तिलहर के एमएलए जो इस्तीफा देने रोशन लाल वर्मा पहुंचे राजभवन में और वहां पर सिपाही उन्हें रोक रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता डामाडोल में है। एक झूलती हुई सत्ता के बीच सभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली से लखनऊ का भाग्य तय नहीं होता है। यह कोशिश 2017 में इसलिए कर ली गई क्योंकि उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी वोट उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर हो, अखिलेश यादव को लेकर हो, मायावती की पुरानी सत्ता को लेकर हो, या 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने अपने साथ समेट लिया और चुनावी जीत हासिल कर ली। लेकिन उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ नहीं थे, राजनाथ सिंह ही ठाकुरों के नेता थे जो सबको साथ लेने की परिस्थितियों में चलना चाहते थे। लेकिन मौजूदा वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। शायद इसीलिए जब इस्तीफा आज निकल कर आया है, उस मौर्य के इस्तीफे के साथ साथ बिल्हौर के जो भगवती सागर हैं और बांदा के ब्रजेश प्रजापति हैं, इनके इस्तीफे का भी जिक्र निकल गया। इसके साथ यह माना जा रहा है कि पटियाली कासगंज के ममितेश शाक्य हैं, बदायूं शेखुपुर के धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य हैं, औरैया विधुना के विनय शाक्य हैं, इनका इस्तीफा भी हो जाएगा। तो क्या यह मानकर चला जाए कि क्या इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था, या फिर एक जातिगत तौर पर जो एक बड़ा निर्णय कोई बड़ा नेता उस जाति का लेता है तो उसका प्रभाव होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति की उम्र 6 बरस, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 24-25 साल राजनीति में, वह भी विधानसभा के भीतर खपाने वाले मौर्य जो हैं, जब इस्तीफा दे चुके हैं तो वह इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि वह समुदाय किसकी बात मानेगा, बीजेपी के साथ खड़े केशव प्रसाद मौर्य की, या फिर अपने तौर पर इस्तीफा दे चुके उस मौर्य की जो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी ना सुनी जाती है और उनके समुदाय को हाशिए पर रखा जाता है। उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद है। 2017 में बीएसपी को छोड़कर, 2017 न कहिए 2016 में ही बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और अगर उस दौर को आप परखना शुरू कीजिएगा तो उस वक्त मौर्य ने आरोप लगाया था मायावती पर। उनका कहना था कि पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, मनी फॉर टिकट वाला एस्पेक्ट था। तो उस एस्पेक्ट में मायावती ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और झुठला दिया था इसको कि ऐसा नहीं है। तो मायावती पर आरोप लगाकर निकले मौर्य जो हैं, उन्होंने अगले ही महीने जुलाई 2016 में एक बहुजन मंच बनाया था, लोकतांत्रिक बहुजन मंच, और उसके लिए उन्होंने रैली का ग्राउंड जो चुना था वो रमाबाई अंबेडकर रैली ग्राउंड चुना था। तो केशव प्रसाद मौर्य उस दौर में कहीं नहीं थे जो आज ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे, आप पार्टी में वापस आ जाइए, आपकी तमाम बातों को रखा जाएगा, समझा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य भी ये जानते हैं कि दरअसल वो मौर्य और उन मौर्य में एक अंतर है। वह खांटी पॉलिटिशियन है,
वह बीजेपी की धारा के साथ चलने वाले नहीं हैं। वो अपने समुदाय विशेष से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं, जिन्हें समझ में आता है कि अब आज की स्थिति में जो मौर्य तबका है वह जिन जगहों पर सक्रिय है, अगर आप ध्यान दीजिए तो मौर्य तबका खासतौर से कुछ जिलों में 6% से ज़्यादा है। उसमें एक आता है गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर। इन इलाकों में मौर्यों की स्थिति 6% से ज़्यादा है। कुशवाहा भी उनके साथ खड़ा हुआ माना जाता है, जो जाहिर है बीजेपी को प्रभावित करेगा। और कुशवाहा की मौजूदगी इटावा में, मैनपुरी में, एटा में, जालौन में, झांसी में, इन तमाम जगहों पर नजर आती है और यह बहुत प्रभावित करने की स्थिति में है। अगला सवाल तुरंत है, तो क्या ओबीसी का कोई नेता इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है, या सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जो अभी तक सहारा लेकर चल रहे थे, दूसरे नामों स्वामी प्रसाद मौर्य का सहारा ले लेते थे, कभी किसी और का सहारा ले लेते थे, वह जब चीजें ढह गई तो फिर इस नेता का अपना कद्दावर चेहरा जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब थे, क्या वह भी डगमगा गया? यकीनन डगमगा गया, क्योंकि बीजेपी की खिसकती हुई जमीन विधायकों के जरिए या मंत्रियों के जरिए समझना हो तो उससे हटकर अब उस ओबीसी के भीतर झांक कर देखना होगा, जहां पर एक साथ कुर्मी, राजभर, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, जाट और इनके कॉम्बिनेशन हर जगह अलग अलग तरीके से दूसरे जातियों के साथ जो बनते हैं, वह समाजवादी पार्टी के साथ अगर खड़े होते चले जा रहे हैं। और आज भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर खुद अखिलेश ने जब ट्वीट कर दी तो इसका मैसेज बहुत साफ है। यह 10 मार्च की तरफ बढ़ते हुए ऐसे कदम है जिसमें नाराजगी वाकई नहीं है। यह बीजेपी की खिसकती हुई सियासी जमीन का वह हिस्सा है जिसको पढ़ने में दिल्ली बार बार फेल रही है। यह फेल क्यों रही है, अब जरा इस पर आ जाइए। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिल्ली में जो बैठक चल रही है उस बैठक में कौन मौजूद है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ उनके खड़े हुए स्वतंत्र देव जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खड़े हैं। इसके अलावे फहरिस्त में आप देखिएगा अमित शाह, जेपी नड्डा। जाहिर है यह दोनों एक वक्त जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में बढ़ चुके थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी चाहते थे वही बन जाए। वो तो आरएसएस की जरा सी परिस्थितियां जुड़ती चली गई और योगी आदित्यनाथ निकल कर आ गए और अयोध्या और तमाम चीजों के साथ वो जुड़ते चले गए। लेकिन उसके अलावा देखिए धर्मेंद्र प्रधान अपने तौर पर राजनीति को कैसे साजते हैं, इसके लिए मौका मिले तो कभी आप उड़ीसा चले जाइए। पता नहीं उड़ीसा का कोई मेयर का चुनाव ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इस वक्त पोल इंचार्ज उत्तर प्रदेश के वही हैं। इससे पहले तेल मंत्री थे, यानी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। कहते हैं कि उसी को प्रभारी बनाया जाता है जो पैसे की आवाजाही कर सके। यह नियम बताया जाता है, जैसे कांग्रेस ने बघेल को बनाया हुआ है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी बीजेपी का पार्ट है। धर्मेंद्र प्रधान पोल इंचार्ज हैं, जो जाहिर है अपनी राजनीति बचाने के लिए केंद्र यानी दिल्ली के इशारे पर चलेंगे, योगी आदित्यनाथ की उंगलियों पर नहीं नाचेंगे। दूसरे हैं सुनील बंसल, जो यूपी जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव संगठन के। सुनील बंसल एक लिहाज से पैरेलल तौर पर खड़े किए गए थे योगी आदित्यनाथ के, और 5 साल तक अपने तौर पर जो काम करना, जहां से जो वसूलना करना, जो भी सियासी तौर पर आप इसको कमीशन कहिए, पैसा कहिए, घूस कहिए, जो भी कहना है ये कह लीजिए, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन पावर जो था वो सुनील बंसल के पास था। उसके बाद देखिए एक नाम नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ऑर्गेनाइजेशन का आता है, बीएल संतोष। यह भी दिल्ली के ही इशारे पर पहुंचे लखनऊ, और इन्होंने भी चीजें मैनेज करने की। एक जहन में नाम और रख याद कीजिए, राधा मोहन सिंह। वो बिहार के चंपारण से आते हैं, मोतिहारी के इलाके से, और वो उनको यहाँ पर बनाया गया देखने के लिए। वह भी चाहते थे योगी आदित्यनाथ हट जाए। तमाम बैठकों का सिलसिला चला, उसमें वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन को भी इन्वॉल्व किया गया, नहीं चल पाई चीज़ें। यानी धारा दो बहुत साफ है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, बीएल संतोष, अमित शाह, जेपी नड्डा, और 2 जो डिप्टी सीएम हैं जिनकी मौजूदगी वहाँ पर है, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। दिनेश शर्मा की पहचान थोड़ी बहुत पारिवारिक जुगाड़ जो गुजरात से निकल कर आता है वो उनको डिप्टी सीएम बना देता है। केशव प्रसाद मौर्य उस ओबीसी की धारा और उस जातिगत समुदाय के नेतृत्व की वजह से बीजेपी में पद पा लेते हैं, लेकिन सियासी हवा को समझना शायद सबके बूते की बात होती नहीं है। इसीलिए जो ट्वीट भी उन्होंने किया वह ट्वीट भी उनकी कमजोरी दिखलाता है, पार्टी की परिपक्वता को नहीं दिखलाता है। अब सवाल यह है कि जब इस पूरे पैकेज को आप देखिएगा तो बीजेपी के भीतर जो एक दायरा है उसके साथ साथ एक दूसरा दायरा चलता है,
जो चेक एंड मेट की स्थिति में लाना चाहता है हर दूसरे नेता को, क्योंकि ठाकुरों को लेकर उत्तर प्रदेश के भीतर में क्या वाकई राजनाथ सिंह खारिज हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ स्थापित हो गए हैं? जब यूपी में बात की जाएगा तो सबको यही कहेगा योगी आदित्यनाथ जी, बिष्ट जी, अरे वह तो उत्तराखंड के हैं, वो यूपी के कब हुए? वो तो मठ में आए, ठीक है, उसकी एक धारा चली आ रही थी और उस दौर में आरएसएस ने साथ दे दिया क्योंकि बीजेपी ने साथ छोड़ दिया था, वहां से वो निकल कर आए और वो तो हिंदू महासभा से जुड़े रहे, वो कहां आरएसएस से भी जुड़े हुए। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। इसका मैसेज बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ चेहरे के तौर पर 2022 के चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन क्या उनकी नहीं सुनी जा रही थी और अब उनकी सुनी जा रही है? या फिर 2016-17 में जब टिकटों का वितरण हो रहा था, अगर उस पीरियड की कॉपी निकालकर पढ़िएगा आप, जो पत्रकार अक्सर पढ़ना चाहते हैं वो जरा पढ़ें कि 2016 के आखिर में जब इनको केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य को अधिकार दे दिया गया था कि आप भी नामों को सुझाइए और लगभग 200 नामों पर फाइनल लिस्ट पे मोहर जो लगे उसमें केशव प्रसाद मौर्य की सहभागिता को जोड़ा गया था, क्योंकि जो ओबीसी का दायरा था उसे केशव प्रसाद मौर्य के जरिए जिक्र किया गया। और उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए पैसा चाहिए। 96 से जो शख्स चुनाव जीतता आ रहा हो और किसी भी चुनाव में हारा ना हो, एक के बाद एक सारे चुनाव जीतते हुए वह जिस स्थिति में पहुंचे, उस स्थिति में 96, 2002, 2007, 2012, 2017 अपने तौर पर पंडुरना विधानसभा से जब ये निकल कर आते हैं और बेटी बदायूं से जीतती है, और बदायूं में किसको हराती है? धर्मेंद्र यादव को। धर्मेंद्र यादव कौन है? वह अखिलेश यादव के कज़न है। और उससे पहले वो संघमित्रा जो उनकी बेटी है वो किसके खिलाफ लड़ती है? मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। वहां वो चुनाव हार जाती है 2014 में, लेकिन 2019 में जीत जाती है। तो पहला राउंड तो यहां पर साफ हो गया कि इससे बेहतरीन समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि जिनका प्रभाव जातियों के समीकरण के लिहाज से उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के दमदार नेता उनके साथ आकर खड़े हो जाएं। ये इसलिए एक बेहतरीन स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए, और इसीलिए बेहतरीन झटका, बेहतरीन नहीं शब्द है इसके लिए दूसरा शब्द है, एक मजबूरीवश झटका जो मिल गया इनको, और जो इनकी कार्यप्रणाली थी। लेकिन खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जब बाहर निकलकर खुद को अंबेडकरवादी बताते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि बीजेपी के भीतर इस धारा को मान्यता ही नहीं दी जाती है, दरकिनार कर दिया जाता है, तो फिर लौट चलिए उस पूरे वोट बैंक को जो कि हाशिए पर पड़ा हुआ ओबीसी के भीतर का छोटा तबका और जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ, ये एक नया जुड़ाव अखिलेश यादव के साथ है। इसीलिए यह जो मनाने की जो प्रक्रिया निकल कर आई कि केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करें, या बड़े नेताओं में दिल्ली में खलबली मची हुई है कि अरे आपको पता नहीं था, आप दिल्ली आ गए, और बैठक के भीतर पूछा गया कि आपको ये जानकारी नहीं थी केशव जी कि ये आप दिल्ली आकर बैठ गए, वहां पर क्या हो रहा है, और आप तीनों ही उठकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ जी और स्वतंत्र देव जी की आपको जानकारी नहीं थी? तो उनका कहना है कि हमें क्या जानकारी होगी, पार्टी और सरकार तो आप चला रहे थे, हम तो चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर थे, जो कि पुलिस और प्रशासन से काम लेते थे और गवर्नेंस के तौर तरीके उसी लिहाज से होते थे। तो गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया कि क्या आपकी बात पुलिस प्रशासन नहीं मानता था, तो उनका कहना था मेरी बात का क्या जिक्र कर रहे हैं आप, वो तो मुख्यमंत्री की ही ना सुनेगा। और मुख्यमंत्री की कैबिनेट के लोग जब मुख्यमंत्री के साथ नहीं दिल्ली के साथ खड़े हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी घमासान की परिस्थितियां बीजेपी के भीतर है। 3-4 बातें खुले तौर पर निकल कर आ रही है। पहली बड़ी बात, वो कितने विधायक होंगे जो कि ओबीसी से जुड़े होंगे और शेड्यूल कास्ट के होंगे जो बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, यानी खास तौर से वह तबका जिसको लेकर मोदी गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट का विस्तार ये कहकर किया कि हमने उन जातियों को पनाह दे दी है जिन जातियों को पूछा नहीं जाता था, तो आपकी कैबिनेट में वैसी जातियों के लोग आ गए, लेकिन राज्य में वही जातियां छोड़कर जा रही है। यानी चुनाव जीतने के लिए उस राज्य के जुड़े हुए ओबीसी के वैसे समुदाय को दिल्ली में कैबिनेट में स्पेस दिया गया, और उत्तर प्रदेश के भीतर ही वह सियासत डामाडोल हो गई। पहला मैसेज ये बहुत साफ है। दूसरा मैसेज, बीजेपी के भीतर कोई क्या वाकई इस वक्त
ओबीसी का नेता है या फिर समाजवादी पार्टी ने जब राजभर को साथ लिया और राजभर जिस तरीके से लगातार ओबीसी को साध रहे हैं, अलग अलग छोटी छोटी जातियों को साध रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी के नेता के तौर पर राजभर एक नए चेहरे के तौर पर उभर कर आ गए हैं? और केशव प्रसाद मौर्य अब एक लिहाज से एक हिस्सा उनका चला गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए। तो यह दूसरी स्थिति है कि क्या ओबीसी का नेता जो स्थापित हो वह बीजेपी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ है। और तीसरी परिस्थिति यह है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिसकती हुई जमीन ने अब यह इंगित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी देश में खुद को चाहे ओबीसी नेता के तौर पर रखें या फिर गुजरात के एक बड़े व्यापारी के तौर पर लाएं या मां गंगा का जिक्र करते हुए भावनाओं का जिक्र करें? क्योंकि इस दौर में जरा ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का मंदिर और मथुरा का जिक्र दोनों एक बराबर कर रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन खिसक रही है और जिक्र मंदिरों का हो रहा है, भगवान का हो रहा है और जातियों के समीकरण इससे छिटक रहे हैं और वो मोटी लकीर में हिंदू मुस्लिम को बांटने की परिस्थिति में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये खतरे की घंटी पहली बार खुले तौर पर बज चुकी है। और ये घंटी की आवाज़ और आगाज 2022 तक रुक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ज़मीन खिसक रही है, नाराज़गी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा विधायकों के इस्तीफे की फहरिस्त उस कतार में खड़ा होना और ख़ास तौर से लखनऊ छोड़कर दिल्ली में आकर नामों पर मुहर लगाने के लिए मंथन करना और इस दूसरी तरफ लखनऊ में खेल हो जाना, इसे कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच का रास्ता बहुत जटिल जरूर है, लेकिन सियासी हवा को ना समझें तो फिर यह जटिल हवा आप ही को डस लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।